नमस्कार, मैं हूं अनिल राणा और बजट विशेष कंज्यूमर स्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप की। पिछले 2-3 साल पर नज़र डालें तो स्टार्टअप सेक्टर में दिक्कतों का जो है अंबार नजर आता है। नए साल की शुरुआत से अब तक इन 27 दिनों में 60 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप ने 20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस छंटनी के अभी और आगे तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं। सरकार ने स्टार्टअप की मदद के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। बावजूद इसके स्टार्टअप वो जादू नहीं दिखा सके जिसकी उम्मीद थी। छंटनी के अलावा स्टार्टअप में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है फंड की। रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में 2021 की तुलना में करीब 33% कम फंड स्टार्टअप को मिला। अपने एक्सपर्ट्स के साथ आज हम स्टार्टअप्स के रिवर गियर में जाने की वजहों को समझेंगे और जानेंगे कि स्टार्टअप के लिए अब तक लागू की गई योजनाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। क्या स्टार्टअप में कर्ज की सीमा और टैक्स छूट बढ़ाने की ज़रूरत आ गई है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या और कैसे आसान करने का वक्त आ गया है? क्या स्टार्टअप में एफडीआई आने से सरपट भागने लगेगा? और स्टार्टअप को बजट में वित्त मंत्री से क्या संजीवनी मिलेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने प्रोग्राम कंज्यूमर स्किंग में चर्चा करेंगे। बजट विशेष प्रोग्राम है और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से तमाम सवालों के जवाब। लेकिन इस दौरान हमारे साथ हमारे मेहमानों का लंबा चौड़ा पैनल भी आज शामिल है। मोहनदास पाई हैं, चेयरमैन मणिपाल ग्लोबल एड, फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोसिस के लोकेंद्र सैनी साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज माई ट्रिप के रोहित अग्रवाल, हेड ऑफ फाइनेंस अपग्रेड, राजीव सजारिया, प्रोफेसर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा पद्मजा रूपारेल, को फाउंडर इंडियन एंजल नेटवर्क एंड फाउंडिंग पार्टनर भी हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मोहनदास सर, आपके पास आते हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो स्टार्टअप है, प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह की योजनाएं लाने की कोशिश की, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो पीएम मोदी के ब्रेन चाइल्ड कहे जा सकते हैं। क्या लगता है कि इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतरता आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में सफल हुए या इनमें कोई कमी रह गई है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था, जो अगस्त 2015 में जैसे उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये बहुत बड़ा विजन था। उनको बधाई देना है हमारे सारे नागरिकों के पास से, क्योंकि बहुत बड़ा विजन था। उससे अभी भारत अभी 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। उनकी से विजन से हुआ। लेकिन जो प्रोग्राम्स है वो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम्स नहीं है। 10,000 करोड़ का फंड हुआ, 50,000 करोड़ का फंड होना था। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें लिखा है कि 50,000 करोड़ का फंड करेंगे, 20,000 करोड़ का फंड लिखा है, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अभी बड़ा प्रोग्राम चाहिए, भारत को आगे एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये साल भारत सरकार 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, 7 लाख करोड़। और जो स्टेट्स है 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप्स में कितना इन्वेस्टमेंट है स्टेट्स का और सेंट्रल का? ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं मांगता हूं प्राइम मिनिस्टर जी से, देखिए ये सेक्टर ज्यादा काम देते हैं हम युवकों को। पिछले साल आईटी सर्विसेज से 5 लाख युवकों को हाई क्वालिटी काम मिला। ये साल भी 4.5 लाख 5 लाख मिलेगा। और स्टार्टअप से 1.5 लाख पिछले साल, और ये साल करीब 1 लाख छात्रों को, युवकों को काम मिलेगा। ऐसा ज्यादा काम मिलने वाला सेक्टर्स को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए हम मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर जी से कि देखिए ज्यादा फंड अनाउंस कीजिए, और जो 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड है वो कंप्लीट कीजिए, उसको पैसा देना है। 2 साल पहले कुछ भी पैसा नहीं दिया, हम पूछते थे उनको पैसा देना, नहीं दिया। इसलिए देखिए अभी क्या होता है भारत में, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन बड़ा है, लेकिन डिपार्टमेंट से जब होता है सब लोग इकट्ठा करके काम नहीं करना है तो सब लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमको भरोसा है कि प्राइम मिनिस्टर जी का विजन आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा विजन था, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, और ये बजट में भी हम कुछ उत्साह से देख रहे कि क्या होगा।
बिल्कुल। लोकेंद्र सर, अब आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुना मोहनदास जी को, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस स्तर पर उन्होंने फंड अलोकेट नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 5 सालों की बात करें तो लगभग 90 से ज़्यादा जो % से स्टार्टअप तो थे वो कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बजट एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हुए हैं, और या इसके अलावा आपको ऐसे कौन से वजह लगती है जो हमारे देश में स्टार्टअप ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ढंग से हिट नहीं हो पा रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेट होता है वो यूजुअली इतना ही होता है जितना इंडिया के अंदर है इस टाइम। तो ज्यादा हमें क्रिटिकल होके ये ना देखना चाहिए कि एकदम से हमारे यहाँ इतने स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स तो लिए हैं। जैसा कि मोहनदास जी ने अभी बोला है कि बहुत सारी चीजें कर रही है गवर्नमेंट, हो रहा है काम, लेकिन हाँ उस पेस पे नहीं हो रहा है जितना हम चाह रहे हैं। मतलब रिसेंटली अगर आप देखेंगे अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव फंड्स फॉर स्टार्टअप भी हुआ है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी लॉन्च करी है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स भी लॉन्च करी है। तो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स काफी लॉन्च करी हैं, उनके लिए इनिशिएटिव्स भी काफी लिए हैं। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये होगी कि हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स को ईज ऑफ गेटिंग फंड का जो प्रोसेस है फंड्स क्लेम करने वाला, वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा। अभी के प्रोसेस में क्या होता है, वो एक तरह से लकी ड्रॉ में चला जाता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, फॉलोअप्स बहुत करने पड़ते हैं, और जो राइट स्टार्टअप होता है वो उस पीरियड के अंदर उस दौरान डाई भी हो सकता है। मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है अगर कि वो इतने टाइम सरवाइव कर सके जितने टाइम में वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मुझे लगता है कि सॉल्व करना चाहिए। और कुछ पैरामीटर्स ऐसे बनने चाहिए कि कैटेगरी वाइज, सेगमेंट वाइज विद इन स्टार्टअप इंडिया कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हों जो विद इन 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्ड करें। तो आई थिंक टाइमली रिस्पॉन्स से आपको पता चल सकता है कि क्या आपको गवर्नमेंट से फंड मिलने की आशंका है या नहीं। तो उस चीज की तरफ मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा अपना ध्यान दे। बिल्कुल। रोहित सर, आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि जिस तरह से लगभग सरकार काफ़ी कोशिशें कर रही है, और सरकार की कोशिश भी है कि लोग अब सरकारी नौकरी से ज़्यादा अब स्टार्टअप की तरफ भागें और कुछ अपना करें। तो इसमें जो कई चीज़ें आती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारे स्टार्टअप फेल हो रहे हैं उसके पीछे सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसमें थोड़ा सा कमी दिखती है, या फिर हमारी कई कमियां दिखती हैं, या जैसे हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं स्टार्टअप में, और कई बार वक्त भी होता है, जैसे कोरोना का टाइम आया जब हम स्टार्टअप में तेज़ी से बढ़ रहे थे तो कोरोना ने हमें पीछे धकेल दिया। तो क्या आपको बड़ी वजह लगती है कि कहाँ पे हमारी बड़ी चूक है, या कहाँ पे जो कमी है कि हम स्टार्टअप में एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा, स्टार्टअप इंडिया के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दो फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इनोवेशन, जैसे आपने कहा कि जिसमें सबको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और बहुत सारे कंपनीज इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। हम एडुकेशन में बोल लें या फिर फूड टेक में बोल लें, हम काफी आगे हैं कंपेयर टू बहुत सारे सेक्टर्स। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। पर रिसेंटली जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे जगह पर लोगों को निकाला जा रहा है। तो इसमें दो चीजें होती है कि जब स्टार्टअप्स, जैसे कोरोना का टाइम आया या फिर उसके बाद के जब पीरियड आए, जब सेल्स पे इफेक्ट होने लगे, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है कि लोगों की सैलरी को कट करने के लिए कोशिश की जाती है, जहां पर या तो आप हायरिंग ज्यादा कर लेते हो या फिर आपको कॉस्ट ज्यादा लगती है, बिकॉज आपको सो उसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ कर सके, जैसे कि स्टार्टअप के पास एक करेंसी है ईसॉप्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंसी होती है। लोगों को उसके ऊपर बहुत ही सुविधा लगती है कि उसकी वजह से उसका इनकम जनरेट हो सकता है फ्यूचर में। प्लस स्टार्टअप के लिए भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उसको कैश आज के दिन नहीं देना पड़ता और वो उसको इनोवेशन की तरफ यूज कर सके। पर आज के दिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में ईसॉप्स एज अ करेंसी बहुत ही वीक है, बिकॉज उसका जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है या फिर इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत फेवरेबल नहीं है फॉर स्टार्टअप्स। तो उसकी वजह से बहुत सारी स्टार्टअप उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाती हैं, एंड लोग भी उसको उतना वैल्यू नहीं करते हैं।
और उसकी वजह से कैश कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस आता है और फिर प्रेशर पड़ता है कि लोगों को निकाल दिया जाए। तो अगर सरकार चाहती है तो ईसॉप्स को थोड़ा और इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। दूसरा कि आप अगर फ्रेशर्स को या फिर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोगों को हायर करते हो तो उसके अंदर सरकार इंसेंटिव दे सकती है। ESI CPF के कुछ स्कीम्स निकाले थे स्टार्टअप के ये कोरोना के टाइम पर, उसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकती है। स्टार्टअप इंडिया फंड जो है जहां से लोन्स देते हैं वहां पर हमने पूरा अभी तक बजट एलोकेट जो किया था उतना हमने अभी तक यूज नहीं किया है। तो वहां पर भी थोड़ी जरूरत है, जैसे बता रहे थे, थोड़ा डिसीजन मेकिंग फास्ट करके या फंड एलोकेट करके वहां डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप इंसेंटिवाइज करोगे तो खर्चे कम कर सकते हैं और ईसॉप्स अगर बेटर रखोगे तो उस करेंसी को यूज करके इनोवेशन की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रोहित, आपने काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई कि हमें जो काफ़ी जो है, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गई हैं पद्मजा रूपारेल। मैडम, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत में स्टार्टअप कई दिक्कतों से जूझ रहा है, जैसे कि फंड इनफ्लो, मैनेजमेंट के साथ स्किल्ड लेबर की परेशानी। स्टार्टअप के लिए आपको क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? शुक्रिया मुझे इस शो पर इनवाइट करने के लिए। मेरे ख्याल से स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में अब बहुत ही अहमियत इस्टेब्लिश कर चुका है और हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनीज एक्सचेंज पे जा रही है ऑलमोस्ट 60% कंपनीज में VC और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रही है। तो ये बहुत अहमियत है कि हम अपने स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करें। आपके चैनल के द्वारा मैं जरूर गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करूंगी कि जो हम 7 साल पहले थे और जो हम आज है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वो काफी चेंज है, तो इसके लिए शुक्रिया। बट स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए ये कंटिन्यूअसली हमें उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। जो स्टार्टअप्स कह रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका ये जो कई पब्लिकेशंस मीडिया में आया है कि विंटर ऑफ फंडिंग है, बट मेरे ख्याल से ये 2 चीज हमें ख्याल रखनी है। जो कंपनीज को नहीं मिल रही है या तो जो कह रहे हैं उनको मुश्किल है, तो मुश्किल जरूर है क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर में वैल्यूएशंस गिर गई है। लार्जर राउंड्स जो हम कहते हैं सीरीज C, सीरीज D वगैरह, वो कम हो चुकी है। जो कंपनीज केवल मार्केट शेयर मॉडल में है, जो फिलहाल पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको जरूर मुश्किल हो रही है, ये मैं जरूर बोलूंगी। बट यदि हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप, सीड स्टेज स्टार्टअप्स की बात करें तो वहां पे 22 कैलेंडर ईयर 22 को कंपेयर करें कैलेंडर ईयर 21 से, तो 22% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये एक गौर करने की बात है कि सीड और अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। दूसरी बात कि जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है कंपनीज में, उस कंपनीज में टॉप लाइन या रेवेन्यू बिल्ड हो रही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी भी ध्यान में रखा जा रहा है। बेशक जब हम लोग स्टार्टअप्स में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं तब प्रॉफिटेबल नहीं होती है, मैं जरूर मानती हूँ, और इसी वजह से वो फंड रेजिंग करती है। बट उनका विजन, उनका बिजनेस मॉडल, उनका ध्यान, उनका फोकस जरूर होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जो टॉप लाइन करती है, बॉटम लाइन करती है, जो धंधा बनाती है, धंधा करती है, वो कंपनीज जरूर फंड रेज कर सकती है। क्योंकि यदि आप बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो यदि आप प्रॉफिट्स ना बनाए तो वो बिजनेस बनाने में थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। मोहनदास सर, आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि जो PM गति शक्ति इनिशिएटिव से जो कितना फ़ायदा हुआ है इन स्टार्टअप्स को, और इस बार का जो बजट है उसमें कितनी उम्मीद की जाए कि जो सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो कि PLI है, उसका दायरा कितना बढ़ना चाहिए? क्या बढ़ा सकती है सरकार, जिस तरह से सरकार का स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा फोकस है? और क्या लगता है कि और किस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए कि स्टार्टअप्स को और बूस्ट मिलने चाहिए? देखिए, गति शक्ति से देश का प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगा। आपको पता होगा कि देश में एक बहुत बड़ा समस्या है, वो कि हमारा सप्लाई चेन कॉस्ट 14% ऑफ GDP है। अमेरिका में है 6-7%,
चाइना में 8%। इसलिए जब कभी हम मैन्युफैक्चर करते हैं भारतवर्ष में, वो पोर्ट को जाने के लिए उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनएफिशिएंसी ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। अभी गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड से, रेल से, पोर्ट से, एयरपोर्ट से, ये सब कुछ इंप्रूव होने से कॉस्ट कम हो जाएगा और उससे बहुत लाभ होगा देश को। अभी तो लाभ दिख रहा है, क्योंकि देखिए बेंगलुरु से दिल्ली जाने के लिए पहले 3 दिन लगता था, अभी 1.5 दिन में हम जा सकते हैं। और जो PLI का स्कीम है, PLI के स्कीम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये तो 3 साल में इलेक्ट्रॉनिक का इंडस्ट्री बढ़ जाएगा, हाईटेक इंडस्ट्री बढ़ जाएगा, IT हार्डवेयर इंडस्ट्री बढ़ जाएगा। अब जब कभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो लोकल प्रोडक्ट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन स्टार्टअप्स तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। जो स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसा बोट और दूसरे कंपनियां, उनको तो बहुत ये लाभ मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सब कंपोनेंट्स और दूसरा जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, अगर वो भारत में मैन्युफैक्चर हो तो उसका सस्ता पड़ेगा और जस्ट इन टाइम पड़ेगा, और तो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है अच्छा बनेगा। लेकिन वंदा सर, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कुछ मौजूदा स्कीम रखी हैं, जैसे कि फंड ऑफ फंड्स फॉर द स्टार्टअप्स, FFS हो गया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हो गई, इस तरह की कई हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी। और इन तमाम स्कीम के बुनियादी ढांचे में जो लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उनमें सुधार की आपको कितनी जरूरत दिखती है? देखिए, ये सच है कि 10,000 करोड़ का फंड 2015 में किया था और उसका बहुत लाभ मिला है भारत को, फंड्स को। उसे करीब 100 फंड्स आगे आए हैं और एक बड़ा इकोसिस्टम बन गया। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो भारत में $136 बिलियन का कैपिटल फ्लो हुआ 2014 से 2022 तक। चाइना में हुआ 835 बिलियन, अमेरिका में 2.3 ट्रिलियन। तो 10,000 करोड़ तो अच्छा है, लेकिन बहुत कम है। इसलिए अभी चाहिए कि स्टार्टअप्स में फंडिंग ज्यादा हो। पिछले साल $25 बिलियन का स्टार्टअप फंडिंग हुआ, ताकि कि भारत में जो पैसा हुआ 3.5 बिलियन होगा। उसके पहले $42 बिलियन फंडिंग हुआ स्टार्टअप्स में। भारत में जो फंडिंग था, भारत का पैसा 4 बिलियन है। हमको ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC है, पेंशन फंड्स है, EPFO है, ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ज्यादा से इन्वेस्टमेंट फॉरेन कैपिटल जो आता है वो पेंशन फंड का भी पैसा आता है, कनाडा से बहुत पैसा है या सिंगापुर से बहुत पैसा है, ये तो पेंशन फंड है। तो अगर कोई LIC सभी बोलेंगे कि रिस्क है, ये सच नहीं है। पेंशन फंड सिंगापुर से आते हैं और इधर कनाडा से आते हैं, वो उनको रिस्क नहीं होगा क्या? उनको करेंसी रिस्क भी है। सो इसलिए LIC ज्यादा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। LIC ने इन्वेस्ट नहीं किया, और जो पेंशन फंड है इन्वेस्ट नहीं किया है। जो इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। इंश्योरेंस कंपनियां ये साल 60 लाख करोड़ का AUM उनके पास, पेंशन फंड का AUM करीब 25 लाख करोड़। अगर उनसे पैसा नहीं होगा, जो बेनिफिशियरीज है इंश्योरेंस और पेंशन फंड का, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो लाभ रह गए, हमारे लोग लाभ नहीं रह रहे, क्योंकि ये तो सो रहे हैं। LIC सब कुछ सो रहे हैं। वो बॉन्ड में डालते, स्टेट कंपनी के बॉन्ड में डालते हैं, दूसरे कंपनी में डालते हैं, लेकिन स्टार्टअप में फंड में नहीं डालते हैं। और एक बात है, IRDA ने इनको फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने का मना किया है। वो तो निकालना चाहिए, क्योंकि उनको अगर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का ताकत नहीं है या तो उनको नॉलेज नहीं है, तो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना है। फंड ऑफ फंड से सीख जाएंगे। फंड ऑफ फंड को भी IRDA से करना है। इसलिए हम मांगते हैं कि सरकार ये विषय पर ध्यान दे और बजट में कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करे, क्योंकि अगर स्टार्टअप्स को अब बहुत आगे आना है, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? भारत का कैपिटल कहां से आता है? इंश्योरेंस कंपनियां, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से आना है, वो तो बहुत कम है।
बिल्कुल। लोकेंद्र सर, आपने सुना मोहनदास जी को, उनका बड़ा वाजिब सा सवाल है कि जो भारत की जो कंपनियां हैं, भारत वाले तो खुद जो स्टार्टअप में निवेश करने से डर रहे हैं, बल्कि जो विदेशी लोग हैं, विदेशी जो एफडीआई है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इंडिया एक्चुअली ग्रो कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी फास्ट स्पीड से, लेकिन अभी भी इंडिया को अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स की ग्लोबल रीच को बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक मुझे देख के लगता है कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा इंडिया फोकस्ड हैं। वो सही भी है कुछ हद तक, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस $1 बिलियन से $multi-billion ग्रोथ के लिए ग्लोबल रीच भी देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको हम अभी गिन सकते हैं जो ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अभी टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर इसमें देखें, कुछ हद तक गवर्नमेंट को भी मैं बोलूंगा कि उनका भी रोल है कि वो इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं ग्लोबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। और जहां तक रिसेंटली अभी समझ में आया था कि एक PLI स्कीम लॉन्च करी है, जिसके लिए वो बोलते हैं कि टॉयज, बाइसिकल, लेदर और फुटवेयर के अंदर ज्यादा बड़ा एक इंसेंटिव प्रोग्राम है एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। सो वो भी एक रीजन है। मतलब अगर इसको अगर समझने की कोशिश करें तो दोनों तरीके से ही ये सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है कि अगर हम भारत के अंदर बहुत स्वरोजगार की कोशिशें करेंगे तो ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होगी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उतना ही फोकस्ड है जितनी हम हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों तरफ से थोड़ी सी भागीदारी चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऐसा भी फंड इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें कंपनीज को ग्लोबल प्रोडक्ट सर्विसेज को स्केल करने के लिए भी कुछ इंसेंटिव मिले, एडिशनल इंसेंटिव। और क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर आपका रनवे थोड़ा सा लंबा चाहिए, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा चाहिए अकाउंट में, तो उस तरह से भी थोड़ा सा प्रमोशन मिलने की अगर मिले इस बजट में तो काफी अच्छा होगा। रोहित सर, एक डेटा आपके सामने रखता हूँ। जो हमारे स्टार्टअप जो फेल हुए हैं उनमें 14% जो स्टार्टअप हुए बिजनेस मॉडल के चलते फेल हुए हैं, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं था, कमज़ोर था। 19% स्टार्टअप जो है कंपटीशन के चलते फेल हुए हैं, और इसी तरह से 23% स्टार्टअप जो है टीम की कमी की वजह से, उन पर मैन पावर की अच्छी मैन पावर नहीं था, इस वजह से फेल हुए हैं। और बाकी जो 29% थे वो पैसे की वजह से, फंडिंग की वजह से फेल हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस डाटा को हम एनालिसिस करें तो लगभग हर चीज़ है उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा, हर चीज़, ना तो हम पे पैसे फंडिंग है, ना हम पे लोग हैं, ना हम पे बिजनेस मॉडल है, कंपटीशन में हम एक मात खा जाते हैं। तो क्या माना जाए कि अभी भी हमें स्टार्टअप को नए सिरे से, नई तरीके से शुरू करने की एक नए प्लानिंग की ज़रूरत है अभी भी? क्योंकि जितने भी वजह बताई है मैंने, हर वजह को हमें दुरुस्त करने की अभी ज़रूरत महसूस नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टअप इंडिया में, जैसे सर ने कहा था कि 90% हर जगह स्टैंडर्ड है कि फेल होता है, पर अगर आप देखोगे कि 29% फंडिंग की वजह से और 18% मैन पावर की वजह से, जो कि इंडिया में मैन पावर की कोई कमी नहीं है और फंडिंग की कमी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आज भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये दो चीजें हम रिकवर करते हैं तो 50% स्टार्टअप्स जो आज फेल हो रहे हैं उसका फेल होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि हम अपना इकोसिस्टम इतना बेटर कैसे बना सकते हैं कि लोग जो हैं उनको हम इस काबिल बना पाए कि उनको लोग मिल जाए। बिकॉज एक तरफ है जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ है कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं कंपनियों के लिए जो कि राइट स्किल वाले हैं, और दूसरा है कि जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके लिए काफी डोमेस्टिक पैसा अवेलेबल है, जो कि सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, LIC जैसी बड़ी कंपनियों को भी आगे आना पड़ेगा और स्टार्टअप को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि इकोसिस्टम डेवलप हो सके। बिकॉज बिजनेस मॉडल नहीं चला तो वो चेंज हो सकता है, बट अगर लोग नहीं हुए, पैसे नहीं हुए, तो वो बंद ही होगा। अमेजन था तो अमेजन शुरू में किताबें बेचता था, लेकिन वो ठीक से चला नहीं, तो उसने धीरे धीरे सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। आजकल वो उपले भी बेचता है। इसी तरह पेटीएम था, सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज बेचता था, लेकिन आज उसने वक्त के हिसाब से अपने बिजनेस मॉडल चेंज किए तो अब सब कुछ बेचता है। लेकिन जो बड़ी चिंता है कि जैसे हमने अभी बात भी की थी शुरुआत में कि पिछले 27 दिनों में नए साल में कई छंटनियाँ हुई, कई लोगों को नौकरी से निकाला गया है। पद्मजा मैडम, आपसे इन्हीं छंटनियों के बारे में समझना चाहूँगा कि छंटनी को किस तरह से आप जज करेंगे? स्टार्टअप क्या आगे भर्ती करेगा या छंटनी इसी तरह जारी रहेगी? आगे क्या फ्यूचर होगा स्टार्टअप्स का? कई कंपनीज, लार्ज कंपनीज फंडिंग लेके
उन्होंने काफी रिक्रूटमेंट किया था और रिक्रूटमेंट एट अ हाई कॉस्ट किया था। तभी तो आपका लास्ट ईयर जो आप पहले क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी की स्किल्स नहीं मिल रहे, इसलिए भी नहीं मिल रहे थे कि टेक्नोलॉजी स्किल्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। तो ये जो लार्ज कंपनीज जिन्होंने पैसे उठाए थे काफी ज्यादा अमाउंट्स में, उन्होंने दोनों सकिन कर लिए, सैलरीज बढ़ा दी, कॉस्ट बढ़ा दिए, और नंबर जहां पे 10 लोग की जरूरत थी कई गुना ज्यादा उन्होंने रिक्रूट किया। तो मेरे ख्याल से ये जो छटनी हो रही है ये जरूरी था, ठीक है, क्योंकि यदि वो कंपनीज इसको सपोर्ट नहीं कर पाती इसी कॉस्ट बेस, इसी सैलरी बेस। बिल्कुल मैडम, हमारे पास बस समय इतना ही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रखा इसमें। तो मोहनदास सर, लोकेन सर, रोहित सर, राजीव सर, पद्मजा मैडम, आप सभी का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन तमाम पॉइंट पे आपने एक बेहतरीन राय रखी और बताया कि किस तरह से इस बार के बजट में स्टार्टअप्स को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और क्या क्या जो कमियां हैं जिस वजह से हमारे स्टार्टअप्स फेल हुए हैं, और सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप जो है रफ्तार बढ़ सके। तो इन तमाम मुद्दों पर उम्मीद है कि सरकार भी गौर करेगी और इस बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं लाई जाएंगी। फिलहाल कंज्यूमर स्किंग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।